हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें आपको टेक्निकल में सिविल तथा इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चलाई जा रही हैं और नॉन टेक्निकल में जैसे कि उत्तराखंड वन दरोगा में आई पोस्टों के लिए साइंस तथा फिजिक्स की क्लासेस चलाई जा रही हैं। साइंस में आपको फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास मिल रही है। यहाँ पर हम बायोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उत्तराखंड की जो ग्रुप सी में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। आप लोगों के लिए इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा करके ये सारी वीडियोस और लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं चैनल पर वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि यह लेक्चर उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में उनकी काफ़ी मदद कर सके। दोस्तों, यहाँ पर हम बायोलॉजी की सीरीज चला रहे हैं वन दरोगा के लिए, जिसमें हमारे पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने यह लेक्चर नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो 3 लेक्चर देख लें, उसके बाद ही यह लेक्चर देखें, जिससे कि उनको यह लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। पिछले 3 लेक्चरों में हमने कोशिका के बारे में जाना, कोशिका क्या चीज़ होती है, कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के भेद क्या क्या हैं और कोशिका के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं। वो सब चीज़ पढ़ने के बाद हम आप आते हैं कि कोशिका विभाजन क्या चीज़ होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक भी है। ठीक है, इसके लिए हम आपको एनसीईआरटी जो बेस्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्रोमोसोम्स के बारे में जाना, केंद्रक के बारे में जाना, केंद्रिका के बारे में जाना, ये सब चीज़ जान चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वह है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोशिका का विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, नाम ही से पता चल रहा है कि कोशिका क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो कोशिका किस प्रकार से डिवाइड होती है, किस प्रकार से विभाजित होती है, उसको हम इस लेक्चर में जानेंगे। और कितने प्रकार की कोशिका विभाजन होती हैं और किस कोशिका विभाजन में कुछ हमारे शरीर में और अन्य जो जीव हैं उनमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, ये हम इस लेक्चर में जानेंगे। कोशिका विभाजन, किसी कोशिका के अपने ही स्वरूप, कोशिका को अपने ही स्वरूप में विभाजित होने को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, और या फिर इसको ये कह सकते हैं कि मात्र कोशिका का संतति कोशिका में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी कि मूल जो कोशिका आपकी है, जिसको हमने अभी तक पढ़ा है, उसी का क्या करना, अपने संतति यानी कि डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना। है जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक कोशिका है वो डिवाइड होकर के 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो गई है, अपने ही जैसी कोशिका बना दी है। तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। और यह कोशिका विभाजन एक सेल साइकिल से होकर गुजरती है। ये सेल साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं इसी सेल साइकिल से बनते हैं। और ये सेल साइकिल आपके सभी प्रकार के कोशिका विभाजन में होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेल साइकिल को जान लेते हैं। ये जो सेल साइकिल होती है आपके 3 फेज़ों में होती है, रेस्टिंग फेज़ में होती है, इंटरफेज़ में होती है और लास्ट जो फेज़ होता है आपका सेल डिवीज़न का फेज़ होता है। और इन 3 फेज़ों में आपका जो आपकी सेल साइकिल बनती है, उसमें पहला फेज़ आता है G1 फेज़। G1 फेज़ यानी कि गेप 1 फेज़। उसके बाद आपका आता है एस फेज़। एस फेज़ यानी कि सिंथेसिस फेज़ जिसको कहते हैं। उसके बाद आपका आता है G2 फेज़ यानी कि गेप 2 फेज़। और उसके बाद आपका आता है एम फेज़ यानी कि माइटोसिस फेज़। तो इस फेज़ के बारे में हम पॉइंटों में जानेंगे। लेकिन होता क्या है कि आपका जो G1 फेज़ होता है, G1 से पहले एक G0 फेज़ भी होता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सेल जब G0 फेज़ क्या होता है, G0 फेज़ वो होता है जहाँ पर आपकी सेल सबसे पहले सोचती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, सेल डिवीज़न करना चाहिए। अपनी तरह एक सेल का निर्माण, एक या दो किसी भी कितने भी टाइप मतलब संख्या में हो सकती है, तो आपका उसका निर्माण करना है। तो उसके लिए क्या सोचती है, यहाँ पर कोशिका पहली दफ़ा सोचती है कि मुझे क्या करना है, कोशिका का निर्माण करना है, तो डिवीज़न करना है। तो उसके लिए वो क्या करती है, सबसे पहले G0 फेज़ में, तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं बेसिकली, लेकिन G1 फेज़ में आपका क्या हो जाता है, G1 फेज़ में आपका सेल के अंदर आपका प्रोटीन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आपका केंद्रक में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, आपकी जो सेल के अंदर प्रोटीन होती है उसमें इंक्रीज होता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल रेस्ट पोजीशन में होती है, आपकी जो सेल होती है रेस्ट पोजीशन में होती है और उसमें इंक्रीज होता है प्रोटीन का, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। उसके बाद की जो प्रोसेस आती होती है
एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज इसको कहते हैं, जो कि आपके इंटरफेज में भी आता है, और यही आपका इंटरफेज प्रोसेस में आता है। आपका एस और G2 फेज जो होता है आपके इंटरफेज में आते हैं। और इस एस फेज में आपका क्या होता है कि आपका जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जो गुणसूत्र होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो वो क्या होते हैं, उसका डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका क्रोमोसोम का दिखना शुरू हो जाता है इनमें, इस फेज में, एस फेज में। और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, जब ये क्रोमोसोम जिस तरह से डुप्लीकेशन होता है, तो उससे आपका न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियस काफ़ी छोटा था और यहाँ पर न्यूक्लियस बड़ा हो गया है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका आपका क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और आपका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। उसके बाद की फेज़ आता है आपका G2 फेज, जिसे गेप टू फेज कहते हैं। गेप टू फेज में आपका क्या होता है, गेप टू फेज में आपका होता है सेल का कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, और जो प्रिपरेशन होता है वो प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीज़न के लिए, यहाँ पर आपका जो सेल होती है G2 फेज में आपकी सेल प्रिपेयर हो जाती है कि हमें अब क्या करना है, सेल डिवीज़न करना है। यहाँ पर आपका G2 फेज में आपका जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद का जो फेज़ आता है वो एम फेज़ होता है, और एम फेज़ में आपका, आपको दिख ही रहा होगा कि आपकी जो कोशिका है 1 से 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। यह प्रोसेस चलती रहती है। यही प्रोसेस आपकी एक कोशिका से आपकी 2 कोशिका बनती है, ठीक है। इस 2 कोशिका से आपकी फिर 2 कोशिका बनती है, और फिर इन 2 कोशिकाओं, ये जो नीचे वाली जो कोशिका है इससे भी 2 कोशिका बनती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, सेल डिवीज़न का प्रोसेस चलता है। इस प्रकार से यह साइकिल आपकी बनती रहती है और इन्हीं स्टेजों में चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेल के कितने कितने आपकी जो सेल होती है कितने फेज़ में, आ सकता है एग्जाम में कि कितने फेज़ में आपकी सेल साइकिल कंप्लीट होती है। तो आपके 3 फेज़ों में सेल साइकिल कंप्लीट होती है, रेस्टिंग फेज़ और इंटरफेज़ और सेल डिवीज़न वाला फेज़ जो होता है, इनमें आपकी एक सेल साइकिल कंप्लीट होती है। आपको एग्जाम में यह देखने को मिल सकता है। और फिर देखने की वाली बात है कि यहाँ पर तो आपको कितना मिल रहा है, आपको 1 2 3 और 4 ये दिख रहा है आपको, तो ये आपको 4 उसमें दिख रहा होगा। तो जो आपका एस फेज़ है और G2 फेज़, इसको एक कंप्लीट उससे दिखाया गया है, एरो से दिखाया गया। तो यानी कि जो आपका एस फेज़ और G2 फेज़ ये आपका इंटरफेज़ हो गया, जो आपको इंटरफेज़ दिख रहा होगा। आपका एम फेज़ आपको सेल डिवीज़न फेज़ में मिलेगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें वही पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैं अभी बताया था आपको। आप इनको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन सभी पॉइंट को पढ़ सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। सेल जो साइकिल होती है वो कितने फेज़ में पूरी होती है, जैसे हमने अभी बताया था कि 3 फेज़ों में पूरी होती है, रेस्टिंग फेज़, इंटरफेज़ और सेल डिवीज़न। रेस्टिंग फेज़ में आपका G0 और G1 फेज़ आता है, जो हमने डिस्कस किया था। और इंटरफेज़ में आपका आता है एस फेज़ और G2 फेज़, जो कि हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं सेल साइकिल में। लास्ट जो फेज़ आता है आपका वो होता है सेल डिवीज़न फेज़, जिसमें कि आपका एम फेज़ यानी कि माइटोसिस फेज़ आता है। अब सेल जीवन फेज़ में क्या होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं सेल साइकिल में। जीवन फेज़ में आपका होता है कि सेल रेस्ट पोजीशन में होती है, लेकिन वह कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कर रही होती है, ठीक है। एस फेज में आपका क्या होता है, एस फेज में आपका सेल में न्यूक्लियस बड़ा होकर विभक्त होने के लिए तैयार हो जाता है। सेल में आपका न्यूक्लियस बड़ा होने लगता है, ठीक है। और आपका जो मैंने बताया था कि आपका न्यूक्लियस जो बड़ा हो रहा है, और साथ में क्या होता था आपका क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं। तो सेल, स्वाभाविक सी बात है, आपका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स जब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, डुप्लीकेट यानी कि बढ़ रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है, सेल आपका उसके अंदर आपका केंद्रक बड़ा हो रहा है, ठीक है। G2 फेज़ में क्या होता है, G2 फेज़ में कोशिका के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो विभक्त होकर कोशिका के अन्य अंगों का निर्माण भी करना शुरू कर देता है। जो अन्य अंग होते हैं, जो कोशिकांग जो होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्गी हो गया, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सभी का आपका निर्माण होना शुरू हो जाता है आपके G2 फेज़ में। और एम फेज़ में क्या हो जाता है, जब ये सब चीज़ का निर्माण हो जाता है तो आपका कोशिका बढ़ जाती है 2 हिस्सों में, और ये सेल साइकिल एक कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ से आपकी जो मूल कोशिका है उससे मातृ कोशिका जो है उससे आपकी संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। फिर उन जो संतति कोशिका है वो भी एक मूल कोशिका के ही रूप में होती है, और उससे भी आपकी उन संतति कोशिका एक बार मातृ कोशिका बन जाती है, उसके बाद वो क्या बन जाती है,
आपकी वो भी संतति कोशिका में चेंज हो जाता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि आपकी पहली मूल कोशिका से आपकी 2 संतति कोशिका बनती है, इन दोनों संतति कोशिकाओं से भी फिर आपकी संतति कोशिका, इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है आपकी, और आपका शरीर का निर्माण होने लगता है इसमें। ठीक है, इन सब फेज़ों को पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि आपकी मुख्यतः कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होते हैं। तो आपके जो कोशिका विभाजन होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस सेल डिवीजन भी कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा होता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन उसको जान लेंगे लास्ट में, वो होता है असूत्री विभाजन, यानी कि ए माइटोसिस सेल डिवीजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन वही प्रोसेस है जो हमने अभी पढ़ा है, सेम वही प्रोसेस है। उसमें क्या होता है आपका कि आपके जो सेल डिवीजन का जो फेज होता है उसमें जो आपका केंद्रक का जो डिवाइड होने का जो फेज है वो बंट जाता है। जो यहाँ पर आपका ना, हमने देखा था एक सेल साइकिल पढ़ी थी हमने अभी कि आपके G1 फेज़ होता है, फिर S फेज़ होता है, फिर आपका G2 फेज़ होता है, फिर आपका M फेज़ होता है। तो ये किसके लिए, ये साइकिल किसके लिए थी? ये कंप्लीट साइकिल थी सेल के लिए। लेकिन यहाँ पर एक क्या होता है कि आपका जो केंद्रक होता है, सेल के अंदर केंद्रक होता था ना, सेल के अंदर आपका एक केंद्रक होता था, उस केंद्रक के भी जो डिवीज़न होता है सेल साइकिल, ये इसमें केंद्रक डिवाइड होता है ना, तो उसमें आपका क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, तो उसके जो फेज़ होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, वो जानते हैं। और वो आता भी है कि कहाँ पर आपका क्रोमोसोम दिखता है, एग्जाम में दिख सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन से फेज़ में हमारे क्रोमोसोम दिखते हैं। उससे पहले हम समसूत्री विभाजन का ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या चीज़ होता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस सेल डिवीजन, क्या चीज़ होता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल मातृ कोशिका के समान होती है। क्या होती है? सेम होती है, सिमिलर होती है, इनमें कोई भेद नहीं होता है। और आप क्रोमोसोम्स की नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कह लीजिए, आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल कह लीजिए, जैसी मातृ कोशिका होती है यानी कि मदर सेल होती है, वैसी ही आपकी डॉटर सेल होती है यानी कि संतति कोशिका सेम होती है, एक जैसी होती है। दिखने में भेद पाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि अगले पॉइंटों में यही लिखा हुआ है कि आपकी समान होती है। और मातृ कोशिका और संतति कोशिका विभाजन होने पर यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कोशिका विभाजन में संतति कोशिका कौन सी और मातृ कोशिका कौन सी है। वही जो आपको सरल शब्दों में मैंने बताया था कि इसमें आप डिफरेंस नहीं बता सकते कि कौन सी संतति कोशिका है। अगर आप आफ्टर सेल डिवीजन देखें तो नहीं बता पाओगे कि कौन सी मातृ कोशिका है और कौन सी संतति कोशिका है, एक जैसे ही होती है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान होती है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। तथा समसूत्री विभाजन को पूर्ण होने में 4 फेज में पूर्ण होता है। वैसे तो 5 फेज होते हैं, एक रेस्टिंग फेज होता है, लेकिन रेस्टिंग फेज को उतना वो नहीं लेते हैं, काउंट नहीं गिना जाता। लेकिन आपका प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। ये चारों फेज आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वह समसूत्री विभाजन से ही पूछा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन से भी पूछा जाता है, लेकिन वो बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि वो बहुत डीप में हो जाता है। ठीक है, और अब इनको जान लेते हैं कि प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है और आपका टेलोफेज क्या होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोफेज जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, उसमें क्या होती है, समसूत्री विभाजन की यह अवस्था पहली स्टेज होती है। ठीक है, जहाँ पर कोशिका में गुणसूत्रों का दिखाई देना, सबसे पहले गुणसूत्र दिखाई देते हैं। जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था और क्रोमोसोम्स पढ़ा था तो हमने जाना था कि हम क्रोमोसोम्स को पहले नहीं देख सकते हैं। हम न्यूक्लियस अगर देख रहे हैं तो न्यूक्लियस तभी दिखता है जब सेल डिवीज़न होता है, सॉरी, क्रोमोसोम्स तभी दिखता है जब सेल डिवीज़न होता है। पहले ही हमको क्रोमोसोम्स नहीं दिखते हैं, वो उसी प्रोसेस में दिखते हैं जब हमारा सेल डिवीज़न हो रहा हो। तो सेल डिवीज़न हो रहा है तो सेल डिवीज़न के कौन से फेज में हमको आपको गुणसूत्र सबसे पहले दिखेंगे। तो वो क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका विभाजन के कौन सी अवस्था में हमें सबसे पहले क्रोमोसोम्स दिखते हैं, क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं जैसे कि।
कि तो वह आपका कौन सा स्टेज हो जाएगा, आपका प्रोफेज हो जाएगा। प्रोफेज में आपको सबसे पहले क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगते हैं। फिर आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में आपका क्या होता है, मेटाफेज इस अवस्था में क्रोमोसोम्स व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। और ये जो व्यवस्थित क्रम में आते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बाद जो आपका फिगर होगा उसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस प्रकार से आपके ये व्यवस्थित क्रम में आ रहे हैं। लेकिन आप इतना यहाँ ध्यान रख लीजिए कि आपका जो क्रोमोसोम्स है व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं और पहले के मुताबिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यानी कि प्रोफेज में आपको इतने स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपके क्रोमोसोम्स, लेकिन आपके मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम्स आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक है। एनाफेज जब स्टेज आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा ना मेटाफेज से, तो क्या मिलेगा कि कौन सी अवस्था में आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं, तो वो आपके आते हैं मेटाफेज में। अगर ये आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आपका आंसर मेटाफेज होना चाहिए। फिर आपका आता है एनाफेज। एनाफेज इस अवस्था में क्रोमोसोम्स अपने सेंट्रोमियर से टूटकर अलग हो जाते हैं और संतति कोशिका क्रोमोसोम का निर्माण करने लगते हैं। संतति कोशिका नहीं, संतति क्रोमोसोम, यानी कि अपने सेंट्रोमियर यानी कि मध्य पॉइंट से वो टूट करके क्या हो जाते हैं, दो अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। कोशिका न्यूक्लियस के अलग अलग ध्रुवों पर वो चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं, क्रोमोसोम्स। यानी कि यहाँ पर आपका गुणसूत्र टूट गया है। अब जब गुणसूत्र टूट जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि तब आपकी आती है फेज टेलोफेज। टेलोफेज में गुणसूत्र पूर्णतः विभक्त होकर आप अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार से मात्र केंद्रक से संतति केंद्रक का निर्माण हो जाता है। यानी कि आपका केंद्रक क्या हो जाएगा, केंद्रक कुछ इस प्रकार से होता है, हमने देखा था उसमें आपके एक केंद्रिका होती थी, उसमें क्रोमेटीन होते थे। क्रोमेटीन यानी कि इन्हीं में आपको क्रोमोसोम दिखते थे जो कि किस प्रकार के होते थे, कुछ इस प्रकार से होते थे। ये आपका सेंट्रीमियर होता है। ठीक है, चलो इसको हम इस पर देख लेते हैं और आपका फिगर में देख लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस अवस्था इन पॉइंट को देख लेते हैं, इस पॉइंट को देख लेते हैं कि इस अवस्था में केंद्रिका का पुनः दिखाई देना इस बात को स्पष्ट करता है कि इस फेज में कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो गया है। यानी कि आपका केंद्रक दिखाई दे रहा है और आपके क्रोमोसोम्स अब नहीं दिखाई देंगे। इस टेलोफेज के बाद आपको क्रोमोसोम्स फिर से नहीं दिखाई देंगे, फिर से नहीं दिखाई देंगे। यानी कि आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। ओनली न्यूक्लियस दिख रहा है तो इसका मतलब आपका न्यूक्लियस जो हो गया वो डिवाइड हो गया है। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया यानी कि आपका जो न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस ही होता है जो उसका आपका इंपॉर्टेंट यानी कि कंट्रोल रूम भी कहलाता था। जो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कहा था। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया यानी कि सेल के लिए आपके न्यूक्लियस डिवाइड हो गए दो हिस्सों में। ठीक है, तो उन दो हिस्सों के बाद आपका कोशिका विभाजन की पहली स्टेज पूरी हो गई कि आपका न्यूक्लियस अलग हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक साइटोकाइनेसिस आता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इस अवस्था में कोशिका के अंग और जो सब चीज़ होते हैं ना, अंग हो गए आपके, ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब डेवलप हो गए अलग होकर के। और जो कोशिका द्रव्य होता है वो भी अलग होकर के आपके मात्र कोशिका से संतति कोशिका यानी कि पेरेंट सेल से यानी कि मदर सेल से डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो यह प्रोसेस हो जाती है जब, तो इसमें क्या होता है, जो हमने ये स्टेज पढ़ी उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा कि प्रोफेज में आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगेंगे। कुछ इस प्रकार से होंगे और स्पष्ट नहीं होंगे और व्यवस्थित क्रम में भी नहीं होंगे। ये आपके प्रोफेज में ये आपको दिखेगा। आपका सेकंड स्टेज आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में आपके क्या हो जाएगा, आपका व्यवस्थित क्रम में आ जाएंगे भाई। आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो व्यवस्थित क्रम में आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से और व्यवस्थित क्रम में आ जाएंगे। वो अस्त व्यस्त थे जो आपके पिछले वाले प्रोफेज में थे, वहाँ पर आपके व्यवस्थित क्रम में नहीं थे। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज यानी कि अगली स्टेज है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जाता है कि आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस सेंट्रीमियर क्या होता है क्रोमोसोम्स का, सेंट्रीमियर होता है ये वाला पॉइंट जहाँ से वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर से आपके क्रोमोसोम्स टूट करके अलग हो जाते हैं। किस प्रकार से अलग होते हैं, ये है ना क्रोमोसोम्स, ये तो यहाँ से जब ये टूटेंगे तो यूँ हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, जो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सेंटीमीटर से टूट करके। और ये जब टूट जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, टूट गए उसके बाद ये व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। तो कैसे आएंगे व्यवस्थित क्रम में, जब ये टूट रहे हैं तो आपका टेलोफेज जब आता है तो टेलोफेज में ये क्या होता है कि आपकी जो केंद्रिका होती है, केंद्रक होता है, तो केंद्रक के अंदर ये क्या हो जाते हैं व्यवस्थित क्रम में इस प्रकार से अलग से ये विभाजित हो गए और ये इधर से
यूँ बन जाते हैं आपके क्रोमोसोम। तो आपका केंद्र क्या होता है, टूट करके बन जाता है दो हिस्सों में, जिसमें आपके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और वो क्रोमोसोम्स अलग होकर के फिर उसके बाद क्या बनता है आपका, फिर आपका जो टेलोफेज में क्या हो जाता है, ये क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई देता है और आपका केवल और केवल केंद्रिका दिखाई देता है। केंद्रिका दिखाई देती है और क्रोमेटिन धागे दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स फिर से दिखाई देने नहीं शुरू होते हैं। तो आपके जो सेल होती है वो सेल क्या हो जाती है, आपकी जो सेल है वो सेल डिवाइड हो जाती है। फिर सेल डिवाइड हो जाएगी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस में आपका आपका कोशिका द्रव्य बढ़ता है। कुल मिला के आपके एग्जाम में आ सकता है कि साइटोकाइनेसिस में कौन सी प्रोसेस होती है, तो साइटोकाइनेसिस में आपकी कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड होता है भाई, ठीक है। तो यह आपका समसूत्री विभाजन है। उसके बाद का जो विभाजन होता है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन काफ़ी डीप है। आप अगर लूसेंट में देखेंगे तो एनसीईआरटी और लूसेंट का समराइज़ करके अब आपके लिए नोट्स बनाए, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद भी करेंगे। आप अगर इनको देखें और लिखें, नोट्सों को बनाएं, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद भी करेंगे ये नोट्स। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस यानी कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या हो रहा था, समसूत्री विभाजन में जितने क्रोमोसोम्स यानी कि मातृ कोशिका के उतने ही किस में जा रहे हैं, जो क्रोमोसोम्स की संख्या है उतने ही संतति कोशिका में है। इसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले ये होता है कि इसमें ये जो सेल डिवीज़न होता है ये केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, जैसे कि नर और मादा। ये रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न होता है कुल मिला के। यहाँ पर फर्टिलाइज होगा आपका जब मेल और मेल सेल और फीमेल सेल यानी कि मेल का आप कह लीजिए स्पर्म और फीमेल यानी कि अंडाणु जब यानी ओवम ये आपस में युग्मक बनाते हैं, तो उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका सेल डिवीज़न होता है। यानी कि इस जो जो सेल ये अर्धसूत्री यानी कि मायोसिस जो सेल डिवीज़न होता है वो केवल जनन रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न होता है, ये केवल उसी में होता है, ये इसका निर्माण होता है। उसका काम होता है कुल मिला के शरीर की वृद्धि करना, ठीक है। वो सिर्फ एक जैसे एक समान अगर त्वचा वाले सेल डिवीज़न करेगा तो सिर्फ त्वचा ही बना सकता है। त्वचा वाली जो सेल होगी ना उसका अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो केवल त्वचा ही बना सकती है। और अगर आपका लीवर या फिर अन्य कोई सा भी पार्ट्स, अगर किडनी ले लीजिए, अगर किडनी का आपको विकास करना है या फिर वृद्धि करनी है तो उसमें क्या होगा, आपका सेल डिवीज़न जब होगा तो सिर्फ किडनी वाले पोर्शन में जो सेल डिवीज़न होगा तो वो वहाँ करता है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो आपका जनन कोशिकाओं में होता है। वो क्या करता है, एक बच्चा का निर्माण करता है, कंप्लीट नए जीव का निर्माण करता है, वो पूरे उसके लिए होता है। ये मेन डिफरेंस होता है इनमें। और सबसे बड़ी बात इसमें जो होता है अर्धसूत्री, जो नाम से दिख रहा है कि अर्धसूत्री, यानी इसमें क्या होता है कि दो पेरेंट सेल है, मदर सेल एंड फादर सेल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से जो आपके जो होते हैं, आधा जो गुणसूत्र होते हैं वो माता के आते हैं और आधा पिता के आते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि इंसानों के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, तो ठीक है, तो 46 मेल के और 46 फीमेल के होते हैं, ठीक है। तो जो सेल जो बनती है, नई सेल जो बनती है, उसमें क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र मेल से आते हैं, 23 गुणसूत्र फीमेल से आते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं ये आधा आधा आ रहे हैं, तो इसी कारण से इसका नाम भी आपको क्या करें, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और यह दोनों मिल करके, ये दोनों फर्टिलाइज करके एक नए सेल का निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसके बाद यह कितने स्टेज में होती है वो देख लीजिए, कितने प्रकार के होते हैं वो देख लीजिए। ये जो आपकी होती है, आपकी जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो प्रकार से होता है, विषम रूपी और समरूपी अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। आपका जो विषम रूपी होता है और समरूपी जो होता है, इनके बीच में एक स्टेज आती है, वो विश्राम अवस्था होती है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और जो आपका विषम रूपी और समरूपी होती है, इनमें जो फेज होते हैं ना, कुल मिला के इसमें जो आपका सेल डिवीजन होता है 2 बार होता है कुल मिला करके। 23 गुणसूत्र पहले बनेंगे और 23 गुणसूत्र बाद में बनते हैं, 23 गुणसूत्र बाद में बनते हैं। तो
ये आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज जो हम पहले समसूत्री में भी पढ़ चुके हैं वहाँ पर आते हैं। इनके ये पॉइंट होते हैं लेप्टोटीन, गाइकोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकोनेसिस। ये सब डाइकोनेसिस ये सब आपके प्रोफेज फर्स्ट के पॉइंट होते हैं, जहाँ पर आपका कुल मिलाकर क्या होता है। प्रोफेज में क्या हो रहा था, हमारा दिख रहा था क्रोमोसोम्स दिख रहा था, तो क्रोमोसोम्स जो दिखने की प्रोसेस है इनसे होकर जाती है। मेटाफेज में आपका क्या हो जाता है, फिर वो स्पष्ट दिखाई देता था। एनाफेज में वो टूट करके अलग हो जाते थे। तो ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 बार होता है। 23 पहले बनते हैं, 23 बाद में बनते हैं, 2 बार बनते हैं एक। और इन दोनों फेज के बीच में, इन दोनों प्रोसेस के बीच में आपका एक विश्राम अवस्था आती है जो आपकी एस फेज होती है। ठीक है, वहाँ पर एस फेज होती है और वहाँ पर आपका सेल रेस्टिंग फेज में आता है। वहाँ पर आपका सिंथेसिस होता है, आपका प्रोटीन का निर्माण होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। यही आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको अर्धसूत्री विभाजन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखेगा तो यही दिखेगा कि कितनी वो होती है। और इसको न्यूनीकरण भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, न्यूनीकरण यानी कि न्यूनीकरण सेल डिवीजन भी कहते हैं। न्यूनीकरण यानी कि रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा नाम क्या है भैया, तो आपका होना चाहिए रिडक्शन सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, और ये पॉइंट भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि इस कोशिका विभाजन में जंतुओं के शुक्राणु यानी कि नर में शुक्राणु होते हैं और अंडाणु यानी कि मादा में होते हैं, तथा पादपों पे नर तथा मादा युग्मक बनाते हैं। इससे आपका सेल डिवीज़न होता है। नर और मादा 2 अलग अलग उससे आपका सेल डिवीज़न होता है और एक नए जीव का उत्पत्ति होती है। और इसका नई जीव उत्पत्ति में अर्धसूत्री विभाजन का काम होता है। और शरीर के भागों यानी कि अंगों का निर्माण यानी कि वृद्धि करने के लिए जो शरीर की, देखो कोई नई जीव का निर्माण किसने किया, आपके अर्धसूत्री विभाजन ने किया। उसके बाद की जो प्रोसेस, जीव बन गया, उसके बाद उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, उसके शरीर में जो डेवलपमेंट हो रही है, उसके हर ऑर्गन बढ़ रहे हैं, तो वो कौन सा हो रहा है, वो किस चीज़ से हो रहा है, वो आपका हो रहा है आपका समसूत्री विभाजन से। अब आते हैं एमाइटोसिस में। जो आपको एक और प्रकार का बताया था वो आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। उसमें क्या होता है, आपका कुल मिलाकर के किसी कोशिका का केंद्रक 2 असमान भागों में बंट करके क्या हो जाता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती उसमें, सीधा सीधा बात है, उसका सीधा केंद्रक विभक्त हो जाता है। उसमें ना क्रोमोसोम्स दिखते ना कुछ होता है, उसमें सीधा केंद्रक विभक्त हो गया और 2 हिस्सों में आपकी सेल डिवाइड हो गई। इसी को हम एमाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम से क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है, अगर बन जाए तो, लेकिन यही बनेगा कि क्या होता है कि आपका केंद्र क्या हो जाता है, 2 अलग असमान कह लीजिए, असमान हिस्सों में टूट करके आपका सेल का निर्माण या डिवीजन हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जहाँ पर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने वीडियो को पूरा देखा और वीडियो से बने रहे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। और एक बार फिर से पुनः थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।